हेलो गाइस, मेरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन मिश्रा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का रिव्यू करके बताने वाला हूं। जी हाँ, इस वीडियो में पूरा डिटेल में होगा। मैं आपको इसे लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, एक्सेल शीट पे पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करके बताऊंगा। और मैं आपको लास्ट में कंक्लूजन में ये बताऊंगा कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो कितने साल तक करना चाहिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं सिर्फ लाता रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप मेरे यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड, इसका अगर आप लॉन्च ऑन डेट देखें तो 15 फरवरी 2019 है। मतलब इस फंड को बेसिकली 5.4 इयर्स हो चुके हैं लॉन्च होते होते। और इसका कैटेगरी रिटर्न देखें तो 5.4 इयर्स में तो 26.4% तक का रिटर्न है। लेकिन इस फंड का रिटर्न देखिए 5.4 इयर्स में तो 30.33% तक का रिटर्न है। मतलब इसने कैटेगरी को लगभग 4% से बीट कर रखा है, जो कि बहुत ही बड़ा मार्जिन है। और रिटर्न भी बहुत ही मैसिव है। अगर आपको कंटिन्यूअसली 5 साल तक 30% तक का रिटर्न मिल रहा है तो इससे ज्यादा आपको चाहिए भी क्या। अब कैटेगरी रिटर्न अगर आप देखिए 5 साल में, देखिए 5.4 ईयर्स और 5 ईयर्स का रिटर्न देखिए तो कैटेगरी का 32.27% तक का रिटर्न है। और इस फंड का रिटर्न देखिए तो 33.82% तक का रिटर्न है। मतलब 5 साल में भी इसने अपने कैटेगरी को बीट कर रखा है, जो कि बड़े मार्जिन से नहीं है, लेकिन 1% के मार्जिन है, लेकिन फिर भी इसने अपने कैटेगरी को बीट कर रखा है। अब मान लीजिए आपने इसमें इन्वेस्टमेंट करा होता 1000 रुपए कंटिन्यूअसली 5 साल तक, तो आपका अमाउंट जो डिपॉजिट होता है वो 60,000 रुपीज, और 60,000 रुपीज आपका कन्वर्ट होकर बन गया होता 1,62,000 रुपीज में। जी हाँ, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो पैसा है आपका ढाई, मतलब 2 गुना से ज्यादा बड़ा है, मतलब 2.5 गुना आप मान सकते हैं। तो 5 साल में। और मान लीजिए आपने यही पैसा इस पर्टिकुलर फंड में ना इन्वेस्ट करके आपने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया होता, तो गोल्ड में आपका अमाउंट जो डिपॉजिट होता है वो 60,000 रुपीज, और 60,000 रुपीज कन्वर्ट होकर बन गया होता है 89,040 रुपीज में। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पैसा आपका डबल तक भी नहीं हुआ, वहां पे 2.5 गुना तक आपका पैसा बन गया है, और यहाँ पे पैसा डबल तक नहीं हुआ। और मान लीजिए आपने यहाँ पे एफडी में इन्वेस्टमेंट किया होता 60,000 रुपीज, आपका अमाउंट 5 साल बाद बना होता 72,007 रुपीज। तो अब देख पा रहे हैं पैसा सिर्फ 12,000 रुपए ही बढ़े। तो आपके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की ताकत दिख रही होगी, मतलब डिफरेंस दिख रहा होगा कितना बड़ा ह्यूज डिफरेंस है। मतलब अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और यहाँ पे एफडी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो डिफरेंस आपको दिख रहा ही है होगा। अब यहाँ पे रिटर्न वर्सेस कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे रिटर्न जो है कैटेगरी के हिसाब से अबव एवरेज है, तो डेफिनेटली यहाँ पे एवरेज से अबव आपको रिटर्न मिल रखा है कैटेगरी के हिसाब से। और यहाँ पे आप रिस्क वर्सेस कैटेगरी की बात करें तो एवरेज ही रिस्क है, मतलब यहाँ पे रिस्क जो लगभग उसी के आसपास ही इसने रिस्क ले रखा है कैटेगरी के हिसाब से। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि कितना रिस्क ले रखा है और कितना आपको रिटर्न मिल रखा है। तो रिस्क और रिटर्न रेशियो आपको पता चलता है बीटा और स्टैंडर्ड डिविएशन। तो बीटा अगर यहाँ पे देखे इस फंड का तो 0.8 है, और यहाँ पे कैटेगरी का देखे तो 0.8 है, मतलब इससे बराबर ही इसका बीटा है। तो बीटा बेसिकली क्या होता है, वॉलिडिटी आपको इससे पता चलता है विद रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क। तो ये अगर 1 से नीचे हो तो अच्छा खासा माना जाता है, ठीक ठाक माना जाता है, अच्छा खासा नहीं। अगर 0.7 या 0.6 से नीचे हो तो ज्यादा ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ पे 0.8 है, थोड़ा बहुत रिस्की तो रहेगा ही। वॉलिडिटी आपको डेफिनेटली यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल कैप फंड है, तो स्मॉल कैप फंड में यहाँ पे आपको डेफिनेटली वॉलिडिटी देखने को मिलती है, रिस्की फंड है। लेकिन यहाँ पे कैटेगरी के हिसाब से बराबर इसने इसकी वॉलिडिटी है। अब स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करें तो यहाँ पे इस फंड का 15.35 है और कैटेगरी का 15.33 है, मतलब थोड़ा सा ज्यादा है। आप मान सकते हैं बराबर ही मान सकते हैं, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन बेसिकली होता क्या है, बेसिकली आपको पता है कि आपका मान लीजिए आपका एक एवरेज रिटर्न है इस पर्टिकुलर फंड का 20%, और 20% तक आपको रिटर्न मिलता है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करें तो 15.35 पर है, तो इसका मतलब 20 प्लस 15.35, मतलब इस साल में आपको 35.35% तक का रिटर्न मिलने के चांसेस है। या फिर आप 20 से माइनस कर दीजिए 15.35, तो मतलब आपको कम से लगभग 5% तक मिलने के रिटर्न मिलने के चांसेस है। तो ये जो स्टैंडर्ड डिविएशन आपका एवरेज रिटर्न के साथ एवरेज रिटर्न जितना है उसका प्लस इतना माइनस उतना, मतलब जितना स्टैंडर्ड डिविएशन है, तो उतना आपको पता चल जाता है कि मतलब कितना आपका वॉलिडिटी कितनी ज्यादा है। तो यहाँ पे देखा जाए तो इसने कैटेगरी के लगभग बराबर ही है, लेकिन यहाँ पे रिटर्न भी कैटेगरी से ज्यादा दे रखा है। तो मैं यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक दूंगा स्टैंडर्ड डिविएशन और बीटा के मामले में। लेकिन एक से नीचे है, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको डेफिनेटली रिस्क रहेगा ही रहेगा, क्योंकि स्मॉल कैप है। लेकिन कैटेगरी के बेसिस पे एकदम बढ़िया है, मतलब कैटेगरी के साथ कंपेयर करें तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा खासा है। अगर मान लीजिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम एसआईपी आप 1,000 रुपीज से कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट, और वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लमसम करना चाहते हैं 1,000 रुपीज से आप कर सकते हैं। इसका लॉक इन पीरियड की बात करें तो कोई लॉक इन पीरियड नहीं, कभी भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कभी आप इसमें एग्जिट मार सकते हैं। एईएम साइज की बात करें तो 10,086 करोड़ रुपीज तक का इस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्टेड है। तो एम साइज बेसिकली मैंने आपको हर वीडियो में बता रखा है, अगर आपका एम साइज कम हो तो वहां पे आपको भरोसा नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं उसमें कम लोग इन्वेस्टेड है, तो वहां पे आप इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहेंगे। लेकिन अगर आपका एम साइज ज्यादा होता है वहां पे मैनेजमेंट करने में दिक्कत आ जाती है, वहां पे कई बार आप देखते हैं एसआईपी बंद हो जाता है, लमसम बंद हो जाता है। तो यहाँ पे जो हम कह सकते हैं परफेक्ट एम साइज है 10,000 करोड़ रुपीज तक है।
तो मैंने आपको हर वीडियो में बताया, अगर आपको फंड जो 10 साल से ज्यादा पुराना है और 10,000 करोड़ रुपीस से लेकर 30,000 करोड़ रुपीस के बीच में है, तो कोई एक परफेक्ट एम साइज माना जाता है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए सिर्फ 5 साल 4 महीने पुराना फंड है और आपको जो आपका जो एम साइज है वो भी 10,000 करोड़ रुपीस से ऊपर है। तो आप देख पा रहे हैं कि बहुत ही बढ़िया एम साइज है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो यहाँ पे आपको फंड मैनेजर को मैनेजमेंट फीस देनी पड़ती है, क्योंकि वो अपना दिमाग लगा के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो आप तो दिमाग लगा नहीं रहे हैं, वो अपना दिमाग लगा के आपका पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करके आपको रिटर्न दिलवा रहे हैं। तो मैनेजमेंट फीस अगर 1% से नीचे तो अच्छा खासा माना जाता है, लेकिन मेरा जो क्राइटेरिया सेट कर रखा है 0.7% से नीचे होना जरूरी है। 1%, क्योंकि 1% लॉन्ग रन में आपको लाखों करोड़ों का डिफरेंस बन जाएगा। इवन 0.8% एक्सपेंस रेशियो या फिर 0.9% भी हो, वो भी ज्यादा माना जाता है। तो यहाँ पे 0.51% एकदम परफेक्ट एक्सपेंस रेशियो, मैं एकदम पॉजिटिव फीडबैक दूंगा। टैक्स इन्फॉर्मेशन की बात करें, अगर मान लीजिए आपने 1 साल से पहले सेल करा और आपको प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट मार लिया, तो आपको 20% तक का टैक्स देना पड़ेगा अगर आप इनकम टैक्स स्लैब में आते हैं तो, और 20% टैक्स पे मतलब प्रॉफिट पे टैक्स देना पड़ेगा। और मान लीजिए आपने 1 साल तक होल्ड करा और 1 साल के बाद आपने सेल करा, तो आपको प्रॉफिट पे 12.5% तक का टैक्स देना पड़ेगा। प्लस अगर मान लीजिए आपने 1,25,000 रुपीज तक का प्रॉफिट किया, उससे ज्यादा आपने प्रॉफिट कर लिया, तो आपको 12.5% तक का टैक्स देना पड़ेगा और आप इंडियन इनकम टैक्स स्लैब में आते हैं तो। और मान लीजिए आपने 1 साल पहले अपने एग्जिट मारे तो वो 1% तक का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। और मान लीजिए 1 साल के बाद आपने सेल करा तो आपको कोई एग्जिट लोड देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सबसे मेन बात पे आते हैं, वो मार्केट कैपिटल की बात करें तो मिड कैप में इनका 14.81% तक एलोकेशन है। स्मॉल कैप में इनका 70.91% तक का एलोकेशन है। लार्ज कैप में इनका 11% एलोकेशन है। और अदर्स में देखा जाए तो मतलब डेप्ट हो गया या फिर कैश हो गया, तो उनमें 3.2% तक का एलोकेशन है। तो एलोकेशन के मामले में एकदम परफेक्ट आप मान सकते हैं, क्योंकि मुझे कुछ ज्यादा डिफरेंस मतलब डिफेक्ट नहीं लगा है। लेकिन अब देख पा रहे कि देखिए सेबी के गाइडलाइन के हिसाब से अगर स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है, तो उसमें आपको 68% तक का स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। मतलब स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। तो यहाँ पे 68 के पास ये मतलब 70.91% तक का इनका स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट है। और बाकी आप देख पा रहे हैं लार्ज कैप में 11% तक है और मिड कैप में 14.81%। यहाँ पे लार्ज कैप थोड़ा और बढ़ सकता था, लेकिन फिर भी ठीक ठाक मान सकते हैं, क्योंकि 15% तक इन्होंने कम रिस्क लेके चले, क्योंकि यहाँ पे अदर्स में भी इनका इन्वेस्टमेंट मतलब कैश या फिर डेब्ट के फॉर्म में इन्होंने पैसा रख रखा है। तो मार्केट कैपिटल के हिसाब से एकदम ठीक ठाक है, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्मॉल सेक्टर एलोकेशन की बात करते हैं, सबसे पहला इनका एलोकेशन है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में 21.57% तक का एलोकेशन है। सेकंड सेक्टर में जो है वो आपका फाइनेंशियल सर्विसेज में 23.39% तक एलोकेशन है। थर्ड में बेसिक मेटल्स में 11.12% तक एलोकेशन है। थर्ड फोर्थ में आपका कंज्यूमर साइक्लिकल सेक्टर में 10.88% तक एलोकेशन है। उसके बाद हेल्थ केयर में 10.13% का एलोकेशन है। उसका टेक्नोलॉजी सेक्टर में 4.82% का एलोकेशन है। उसके बाद कंज्यूमर डिफेंसिव में 3.62% का एलोकेशन है। उसके बाद आपका रियल एस्टेट में 2.51% का एलोकेशन है। उसके बाद एनर्जी सेक्टर में 1.20% का एलोकेशन है। उसका लास्ट में आपका बन जाता है कम्युनिकेशन सर्विसेज में, जिनका 0.81% का एलोकेशन है। तो अब देख पा रहे हैं कि मतलब जो ऊपर के जो 5 सेक्टर है, मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर, फाइनेंशियल सर्विसेज, बेसिक मटेरियल्स, कंज्यूमर साइक्लिकल और हेल्थ केयर, अगर ये 5 सेक्टर अच्छा खासा परफॉर्मेंस देते हैं मार्केट में, तो आपको ये पर्टिकुलर फंड भी अच्छा खासा रिटर्न भी देगा। तो ये आप ध्यान में रखिए, ये 5 सेक्टर अगर अच्छा खासा आपका भरोसा है, तभी आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें, तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा इस पर्टिकुलर फंड में। फंड मैनेजर की बात है तो यहाँ पे सेक्टर एलोकेशन के बाद में डाइवर्सिफिकेशन के मामले में बात करें तो परफेक्टली डाइवर्सिफाइड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। मुझे बहुत ही अच्छा खासा लगा, क्योंकि अच्छा खासा इन्होंने मिनिमम 5 फंड में इन्होंने अच्छा खासा मतलब परसेंटेज में डाइवर्सिफाई कर रखा है। फंड मैनेजर की बात करें तो यहाँ पे 2 फंड मैनेजर है, एक प्रणब गोखले हैं, इनका एक्सपीरियंस है 0.48 ईयर्स। और सेकंड जो है वो आपका श्रीधर, आप एक्सपीरियंस देखिए तो 4.59 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। और एक्सपीरियंस के मामले में देखा जाए तो एक फंड मैनेजर अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना जरूरी है। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस फंड मैनेजर है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो मैं यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा फीडबैक दूंगा फंड मैनेजर के मामले में भी। तो रेटिंग की बात करें तो यहाँ पे 4/5 रेटिंग रहेगा। बहुत ही अच्छा खासा फंड है, मैं आपको एक बताऊं, बहुत ही अच्छा खासा 5 साल के 4/5 रेटिंग इसे दे रखा है, क्योंकि 10 ईयर्स का अगर डेटा होता तो ज्यादा अच्छा खासा रहता, क्योंकि 10 ईयर्स का अगर आप एज्यूम करके चले तो अच्छा खासा रिटर्न देते हैं। पता चलता है कि हाँ एक अच्छा खासा रिटर्न इन्होंने दिया है कि नहीं। 5 साल में थोड़ा जज करना थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, कि मतलब सोचते हैं कि 5 साल इतना लॉन्ग रिटर्न नहीं होता है। 10 साल बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म होता है, तो पता चल जाता है कि इसका रेगुलेशन क्या है, कैसे कैटेगरी कैसे फॉलो करता है क्या चीज को। लेकिन आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं डेफिनेटली कर सकते हैं, एक अच्छा खासा फंड है। लेकिन आपको टाइम फ्रेम 7 से 10 साल होना चाहिए, क्योंकि स्मॉल कैप फंड है कि तो यहाँ पे ज्यादा रिस्क बना रहता है। डेफिनेटली इसमें रिस्क रहेगा। आपने सोचिए कैटेगरी के हिसाब से रिस्क थोड़ा सा कम ले रखा है और बराबर ले रखा है, तो ऐसा मत सोचिए, रिस्क बहुत ज्यादा रहेगा। वॉलिडिटी आप फेस कर सकते हैं, डेफिनेटली आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन आप रिसर्च करके करिएगा। इसके अलावा आपको दूसरे स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड मिलेंगे, जैसे क्वांट स्मॉल कैप फंड हो गया आपका,
कोटक स्मॉल कैप फंड हो गया, आपका आईसीआईसीआई का स्मॉल कैप फंड हो गया, और भी कई सारे स्मॉल कैप फंड है, आप उसमें भी रिसर्च कर सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड हो गया, एक्सिस स्मॉल कैप फंड हो गया, तो ऐसे रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करिए। इनके सारे में आप पैसा, सारा पैसा आप इसमें लगा रहे हैं ये नहीं, लेकिन एक अच्छा खासा फंड है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन 7 से 10 साल का अगर टाइम फ्रेम है तो तभी आप करिए, और एसआईपी चूज करिए, नहीं कि लमसम कर रहे हो। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं सिर्फ लाता रहता हूँ। थैंक यू।